नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, किम छू। मेरा नाम है आशू। आज मैं ग्राम कमालपुर में हूँ। कमालपुर खास में हूँ, माफ़ करिएगा। मेरे साथ एक अध्यापक हैं, एक टीचर हैं, गुरु हैं, जो समाज में हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और समाज को हमेशा कुछ बेहतर और अच्छा देने की कोशिश करते रहे हैं। चलिए मैं आपका इनसे खुद ही परिचय कराता हूँ। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार चिकाड़ा जी। मैं इंटर कॉलेज जमुना खान से जी। प्रवक्ता पद पर हूँ। सर, अपने बारे में बताइए कि किस तरह आपका जो एक सपना रहा आपका, टीचर बनने का पहले से सपना था या कुछ और कभी ड्रीम देखते थे आप इस बारे में? मेरे मन में अक्सर ये रहता था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। जी। क्या अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा। समाज सेवा मेरा उद्देश्य था। ये मैं सोचता था कि कुछ ऐसा काम किया जाए। जी। उसके बाद टीचिंग लाइन मुझे पसंद आई, मैंने DPED किया और मैं टीचर बन गया। टीचिंग में किस फील्ड की टीचिंग करते हैं आप? क्या पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं? वैसे मैंने समाजशास्त्री पढ़ाया है, लेकिन मैं गेम्स का टीचर हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। यानी फिजिकल एजुकेशन, जो बेसिक है वो फिजिकल एजुकेशन कराते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि फिजिकल एजुकेशन में अभी जो वर्तमान समय में हमारी स्थिति है, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, उसे किस तरह देखते हैं आप? अब तो सुधार है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना विदेशों में है। कैसे थोड़ा बताएंगे जरा। गेम के बारे में मेरा कहना ये है जी कि ये अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। गेम को इस तरह किया जाए जी कि जो बच्चे गेम से जुड़े हुए हैं उन पर अतिरिक्त पढ़ाई का जो बोझ है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा जी। क्योंकि बच्चा फील्ड में तैयारी करेगा जी और उसमें पढ़ाई करेगा तो उसके लिए इसका काफ़ी चिंता पड़ता है। अगर ये ही मतलब गेम ही अपने आप पूर्ण हो जाए, आप देखें विदेशों में 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा गोल्ड ले रहा है। चाइना की लड़की 13 साल की है, उसको गोल्ड मिला, क्योंकि वहाँ ज़्यादा उस पर दूसरा बोझ नहीं होता पढ़ाई का। गेम्स को इस तरह उनकी तैयारी की जाए जी। और इसका ये भी है जो गेम के अच्छे बच्चे निकलते हैं उनको रोजगार वगैरह में सारे में ज़्यादा फैसिलिटी मिलेंगी तो जुड़ाव और ज़्यादा होगा। सरकार को भी चाहिए जी ईमानदारी के साथ बच्चों की और अच्छी तरह व्यवस्था की जाए। अच्छा। हाँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमारे देश में अभिनंदन नहीं, माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पदक जीता, स्वर्ण पदक। हाँ। उनको जब वो जीत करके आए ओलंपिक से तो बहुत सरकार ने भी पैसा दिया है, जो राज्य सरकार है उन्होंने भी पैसा दिया और बहुत बढ़ावा मिला है उनको। लेकिन जब वो पहले खेलते थे तो हमें पता ही नहीं था कि जेवलिन थ्रो या इस प्रकार का कोई खेल भी होता है। जब खिलाड़ी जीतता है और उसके बाद उसको पुरस्कार की झड़ियाँ लगाती हैं, क्या ये सरकार और राज्य सरकार और जो भी ये संस्थाएं होती हैं खिलाड़ियों को, पहले उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, सही बात आपकी। जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं या जो इस तरह की संस्थाएं हैं, अच्छे बच्चों का चयन करके, गरीब बच्चों का चयन करके, जो अपनी फीस नहीं भर सकते, जो बाहर नहीं जा सकते, जो तैयारी में उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, करना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, शिक्षक होने के नाते आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो हम पढ़ते रहते हैं इतिहास में। आज़ादी के बाद की अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज़ें और आज़ादी के समय पे बेहतर हो सकती थी? ये जो सवाल है हमारे खेल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। एक टीचर होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा मानना है कि आज़ादी के समय एक लंबे समय से मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजी को यहाँ से भगाने का। जी। उस समय मीडिया तो होता नहीं था। जी जी। और इसमें बहुत सभी लोगों का योगदान है जी। लेकिन जब वो अंतिम पड़ाव पर आया आपने, तो उसमें जो नेता से जुड़े हुए थे उन्हें दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया। जी। द्वितीय विश्व युद्ध के ज़माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इच्छा थी कि हमें अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जी। हमको सेना तैयार कर दी और उन्होंने सेना तैयार की भी थी, लेकिन गांधी जी की उनकी विचारधारा में अंतर था। मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में जाना नहीं चाह रहा, बस मैं ये कहता हूँ कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और गांधी जी ने कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा। अच्छा जी। उसके बाद भी बंटवारा हुआ।
1946 में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उन्हीं को अंतिम प्रधानमंत्री बनना था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगर उनको प्रधानमंत्री बनाकर भी बंटवारा रुकता था तो बंटवारा नहीं होना चाहिए था। और बंटवारा आप जानते हैं, पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ। जी। जब पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हो गया जी। तो भारत तो सेकुलर था, क्योंकि यहाँ की 85% जो जनसंख्या थी वो नॉन मुस्लिम थी। जी। उन्होंने स्वीकार किया कि हम सेकुलर रहना चाहते हैं। इसमें किसी और का योगदान नहीं, जो बहुसंख्यक है उनका योगदान है कि हम सेकुलर रहना चाहते हैं। जी। यदि सेकुलर रहना चाहते हैं तो फिर संविधान में जो उस समय त्रुटियाँ हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे एक विधान एक संविधान पूरे भारत में होना चाहिए था, सिविल कोड होना चाहिए था, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर वो संविधान लागू होना चाहिए था। ये जो धर्म के आधार पर अलग अलग इसकी व्याख्या की गई, ये भी आज इसकी बुराइयां दिखाई दे रही हैं। उसी के कारण समस्या उत्पन्न भी हो रही है। अगर सिविल कोड होता तो हम शायद और ज़्यादा विकास कर सकते। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि सबके लिए जो है वो कानून बराबर होना चाहिए था और एक समान होना चाहिए। ये जो धर्मों का अलग अलग कानून है, इससे कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे जा रहा है। देखिए, हर धर्म में कोई ना कोई बुराई होती है जी। जैसे हिंदू धर्म में बाल विवाह और विधवा विवाह, बहुत सारी चीज़ थी, सती प्रथा, समाज में अच्छे लोग हुए उनका विरोध क्या खत्म हुआ। ये बुराइयां और धर्मों में भी थी, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं वो अपनी बात पर वो टस से मस होने को उन्हें तैयार नहीं। अगर एक कानून सब पर लागू होता तो शायद हम ज़्यादा विकास करते, शिक्षा का स्तर भी आगे पहुँचता, देश प्रगति भी करता। जी। अच्छा, आज के समय में अगर हम संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए हैं, आपको क्या लगता है कि उनका दुरुपयोग हो रहा है या लोग उसको सही तरीके से पालन कर पा रहे हैं? उनका दुरुपयोग हो रहा है। कैसे, थोड़ा सा बताइए ज़रा। दुरुपयोग ये हो रहा है, असल में जो लोग, अब ये कोई आतंकवादी है जी, कोई ऐसी वो शक्तियाँ हैं जो समाज को तोड़ना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती हैं, उनको मानवाधिकार के नाम पर जिस तरह उनकी बचाव होता है, उनके लिए खड़े होते हैं लोग, या मेरी किसी व्यक्ति से विरोध हो सकता है, किसी विचारधारा से विरोध हो सकता है, लेकिन देश से विरोध नहीं हो सकता। कोई भी आदमी को, देश को गाली देने वाले को ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं देश को गाली दूंगा। ये चीज़ जो हो रही है ये गलत है। आप किसी पार्टी का विरोध कर सकते हो, किसी विचारधारा का विरोध कर सकते हो, किसी का कर सकते हो जी, लेकिन आप अपने राष्ट्र का विरोध करेंगे, अपने राष्ट्र को बारे में गलत शब्द बोलेंगे, ये मूल अधिकार या जो कहते हैं कि मेरा ये अधिकार है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, देशभक्ति की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारा एक ऐसा वर्ग देखा होगा, ऐसे लोग देखे होंगे जो राष्ट्रगान के खड़े होने पर भी आपत्ति करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से विस्मित भी करती होंगी, यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति की जो भावना है उसको किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? मैं यही तो आपसे बोल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, मैं राष्ट्रगान के बोलने में खड़ा नहीं होऊंगा, मेरा धर्म मुझे इसे अलाउ नहीं करता जी, तो हमें मान चाहिए कि हमारा धर्म है, हमारी धार्मिक किताब है संविधान जी, और किताबें बाद में लागू होती हैं, पहले संविधान, पहले संविधान जो संविधान में लगा है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर वो लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, एक कुछ और सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। मैं शिक्षा मैंने यहाँ से ली है, लेकिन मैं पिछले विगत 12 सालों से मैं कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी आउट ऑफ इंडिया भी गया हूँ। मैंने शिक्षा का जो लेवल देखा है, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का देखा है यहाँ के कंपेयर टू दिल्ली या जो भी एनसीआर के बच्चे हैं, कॉन्फिडेंस में बड़ा फ़र्क रहता है उसका। उन बच्चों की कॉन्फिडेंस में बड़ा फ़र्क रहता है, उनके बोलने में, उनके पढ़ने में, उनके एग्ज़ाम देने में, हर चीज़ में। इसको किस तरह देखते हैं कि क्या हमारे बच्चे पीछे हैं या वो हमसे आगे हैं, वो हमसे पीछे हैं? कुछ ऐसा कभी सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये इसमें बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। वहाँ जो गांव में बच्चे हैं जी, उनको उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पाती जी। एक तो चलन ये बढ़ गया कि आजकल योग्यता का पैमाना अंग्रेजी भाषा हो गई है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन गांव में भी अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल काफ़ी खुल गए हैं। नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है जी, आप बहुत तेज रहते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल जाती। रसिया बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं बहुत देर,
वो भी तो विकास कर रहे हैं जी यहाँ। हम दूसरों की नकल करके, हमारी अपनी संस्कृति अपनी भाषा बहुत मजबूत है। जी अगर इसका ही प्रचार पूरे हिंदुस्तान में ये होता है कि हर व्यक्ति हिंदी से बात करेगा, हिंदी में पढ़ेगा। अब जो क्षेत्रीय भाषा वो ठीक है, अपने उसको बोलिए, दूसरी हिंदी और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ हो रही है। यहाँ पार्टी पे आप छोटे से छोटी चीज़ पे आप जाएंगे मार्केट में, आपको हर चीज़ अंग्रेजी मिलेगी, हर चीज़ पर अंग्रेजी लिखी हुई होगी, और जो आपको कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो आपको हिंदी बात करेगा तो आप समझेंगे यार ये कोई जानता नहीं है। ये जो मेंटेलिटी बन गई, गाँव का आदमी उतनी बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल पाता। जी जी जो शहर में रहकर जो बढ़िया कॉलेज है वहाँ के बच्चे बोलते हैं, और वहाँ एक कंपटीशन होता है किस कॉलेज से है, उस कॉलेज का बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोलता है या उस कॉलेज का अच्छा बच्चा बोलता है। अच्छा गाँव में ये चीज़ें भी समय लगेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कोरोना काल में पिछले 10 सालों में आपने देखा, पिछले 2-3 सालों से पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है। किस तरीके से आपने परिवर्तन देखा कोरोना के काल में, चाहे वो गांव के लेवल पर हो, शहर के हो, देश के लेवल पर हो, या स्कूली शिक्षा में जो बच्चे स्कूल में अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए थे, उनकी शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ा है आपको पता है। इस समय से हम कैसे अपने आप को निजात पा सकते हैं जो हमारा समय बीता है अभी 3 सालों में? देखिए, शिक्षा पर तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है जी छोटे बच्चों पर पड़ा है, और सभी की शिक्षा इससे बाधित हुई है। लेकिन दुनिया की 17% आबादी जिस देश में रहती हो, यहाँ की सरकार ने काफ़ी सूझबूझ के साथ इससे लड़ाई लड़ी है। जी क्योंकि अमेरिका जैसे विकसित देश में यदि आप मौतों का आंकड़ा देखोगे बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इस कोरोना काल में लोगों में बहुत चेंजिंग आई है। उसका काफ़ी प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा आपको। पहले लोग खुले में चलना फिरना सारी चीज़ें, एक बार तो लॉकडाउन वगैरह हो गया था, और स्वभाव भी चेंज हुआ, व्यक्तिगत से काफ़ी प्रभावित किया, तो मानसिक रूप से भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ज़िंदगी के इस पड़ाव पर हैं अभी आप, टीचर हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए भी। अभी भी कुछ सपने बाकी हैं, कुछ करने की इच्छा शक्ति ज़िंदगी में लगी रहती कि कश्मकश में रहता हूँ कि अभी और करना बाकी है? बस यही, समाज की सेवा कैसे कर सकता हूँ निस्वार्थ भाव से, क्या कर समाज के लिए, इस समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। कोरोना काल में क्या कुछ किया है समाज को आगे ले जा करके? क्योंकि सबकी परिस्थिति ऐसी थी कि किसी के पास, यहाँ तो चलो गांव है लेकिन खाने के लाले पड़े थे, लोग वहाँ से भाग रहे थे दिल्ली में। क्या कुछ कोरोना काल में भी ऐसा कुछ प्रयास करने की कोशिश करी है? देखिए, अपने लेवल से गांव में जो कर सकता था हमारा परिवार, उसका प्रयास किया, करा भी है। और इसके अतिरिक्त भी, कोरोना काल के अतिरिक्त भी हमारी सोच रहती है कि समाज में गरीब कमजोर व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कर सकना चाहिए, ये हमारी सोच रहती है। इसके लिए कोई बीमारी या उसकी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जो मुझे भी बहुत परेशान करता है, और हमने इस बात पर डिस्कस भी किया पहले। हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो धर्म व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक जड़ों में एक है हमारे, कि जाति को लोग पहले देखते हैं, राष्ट्र को लोग कभी कभी बाद में ले जाते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस बारे में क्या विचार हैं आपके, कि अगर जो दर्शक हैं हमारे देखेंगे, मैं चाहता हूं कि एक सोच आपके माध्यम से जाए, तो कुछ लोग ऐसे हों जो इस इंटरव्यू को देखें हमारी वीडियो में, उनके ऊपर इस चीज़ पर असर पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं जाति और राष्ट्र के बारे में? देखिए, एक समय था जब जाति जो थी उपयुक्तता थी इसकी जी, लेकिन इसका लाभ के अपेक्षा इससे नुकसान ज़्यादा हुआ। अब जब समाज पढ़ा लिखा हो गया, अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको खत्म नहीं होने देने जा रही। उनका इसमें स्वार्थ है, उनका स्वार्थ है। उनका स्वार्थ है, वो चाहते हैं जाति व्यवस्था बनी रहे। अच्छा जी। हाँ, और ये जाति व्यवस्था राष्ट्र के लिए घातक है, समाज के हित में नहीं है। आदमी को जातिवादी है, राष्ट्रवादी होना चाहिए। मैं राष्ट्र के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये हमारे में भाव होना चाहिए। अभी वर्तमान समय में विश्व पटल पर आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। भारत में उसका क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री काफ़ी योग्य हैं, कुशल हैं जी, और वो इस समय विश्वगुरु के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन कुछ लोग पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको। हाँ। हमारी एक नीति रही है कूटनीतिकता की, कि हम तटस्थ रूप से कोई भी युद्ध होगा दुनिया में, अपने आप को तटस्थता की भूमिका निभाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रभावित करेंगी, जैसे कच्चे तेल का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और
ये हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा निश्चित रूप से आने वाले समय में। आने वाले समय। और चाहे ये किसी भी देश के साथ हो, लेकिन हर देश पर इसका असर हर देश पड़ेगा। पर बिल्कुल निश्चित रूप से हर देश पर असर पड़ेगा। जितनी जल्दी हुई लड़ाई रुक जाए ज़्यादा अच्छा है। जी, लड़ाई अगर और लंबी खिंचेगी तो इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, अगर वो आपके मार्गदर्शन में आना चाहें, आपसे कुछ सीखना चाहें फिजिकल एजुकेशन के बारे में, तो क्या आप उन्हें कोशिश करेंगे कुछ बताने की, सिखाने की? हाँ, बस मैं तो यही कहूँगा जो मेरे से जुड़ेंगे, बेटा पहले आप निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा हमारा एक होना चाहिए। वही चीज़ हमें जापान से चाहिए। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में उसने सबसे ज़्यादा, देखिए 1948 में आज़ाद हुआ, वो आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा है, क्योंकि वहाँ लोगों के अंदर जो है राष्ट्र प्रेम बहुत ज़्यादा है। हम पहले जाट हैं, चौहान है, जो भी जाति हमारी है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख थे, बाद में हम राष्ट्र भारतीय हैं। पहले भारतीय होना चाहिए, पहले भारतीय होना चाहिए। ये बात आपने सोने की कही है, मुझे भी बहुत पसंद आई आपकी, कि पहले हमें भारतीय होना चाहिए, बाकी चीज़ें और हमें ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, कोई निर्धन गरीब परिवार का कोई इंसान है और आपके पास या किसी भी रूप में कि मेरे बच्चे को शिक्षित कराना है, मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मेरे बच्चे को कोचिंग दिलानी है, तो क्या इस मामले में कभी आप, जैसे आपने मुझे पहले कहा कि आप मददगार में हमेशा आगे रहते हैं, क्या कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि लोग आपके पास आए और फिर उसमें उन्होंने उनका साथ दिया? हमारे अपना इंटर कॉलेज है जी, बाकी सब देखते हैं। पहले प्रधानाचार्य थे जी जी सुरेंद्र चिकारा, जब मैं इंटर कॉलेज में 10 साल तक प्रधानाचार्य, वो प्रबंधक हैं कॉलेज के। पिताजी के नाम से कॉलेज है जी चौधरी ज्ञान प्रकाश जी जी इंटरमीडिएट कॉलेज कमालपुर खालसा। जी जी। वहाँ गरीबों को निःशुल्क पढ़ाई कर दी जाती है। जो गरीब लोग होते हैं भाई साहब फीस माफ कर देते हैं, उनसे पैसे नहीं लेते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आने वाली जो पीढ़ी है उनको इस वीडियो के माध्यम से वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं यूट्यूब पे इसको डालूंगा। हमेशा ऐसे सामाजिक लोगों से जब भी मिलता हूँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके भविष्य के लिए? बुराई से बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए। नशा आने वाले समय के लिए सबसे नुकसानदायक चीज़ है। इससे अपने उसको दूर रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सवाल हो रह गया मेरा कि चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? अभी 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। आप क्या देख रहे हैं अपने भविष्य में कि चुनाव की जो परिस्थिति वो इस तरह निकल के आएंगी? देखिए, किसी चीज़ को बनाने में समय लगता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब थी। योगी जी ने काफ़ी प्रयास किया है। यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो आप, निचोड़ के निकालें तो? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही। कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार अव्वल रही। 100 में 100 नंबर दिए जाएंगे इस सरकार पर। 100 में 100 नंबर। मतलब योगी जी की नीतियाँ जो है कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे आप किसी भी मुद्दे को लेकर के आपको पसंद है? बहुत स्पष्टवादी है। अच्छा, बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन तुष्टिगुण किसी के लिए नहीं। सबको संभालने के सबको संभालने की पॉलिसी है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, अभी आपके कार्यकाल में कॉलेज में मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि सर का भी, कब का आप रिटायरमेंट बता रहे थे मुझे? 2023 में सर का। अभी तो खैर टाइम है, 1 साल 2 साल है करीब। 1 साल है अभी। मैं मार्च है इस समय, 31 मार्च 2023 को रिटायर हो जाऊँगा। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा सरकार। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी समय जो भी वो बहुत बेहतरीन कटेगा, या जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में समय दिया है। मेरी इस वीडियो के अंत में केवल आपसे मैं इतना कहूँगा कि अगर आप कोई वीडियो, हमारी जो कन्वर्सेशन हमने सर के साथ जो बातचीत की है, अगर वो पसंद आई हो तो सब्सक्राइबर का बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसे ही सामाजिक लोगों के साथ मैं भविष्य में और वीडियोज़ बनाता रहूँगा, उनके मैसेज आप तक पहुँचाता रहूँगा। तब तक आप मेरी वीडियो हमेशा से देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।